कक्षा 10 उत्तराखंड बोर्ड, ठीक है। उत्तराखंड बोर्ड की ना इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर प्लीज़ हमें भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आएंगे। तो बेटा आपकी डिमांड सर आँखों पर, इस वीडियो को पूरा देखना तभी फ़ायदा मिलेगा। सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आपको पता ही होगा, जिसके लिंक्स भी मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डेली अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको आपसे सैम्पल पेपर भी कराना शुरू कर दूँगा, लेकिन ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ चैप्टर वाइज। तो अगर सबसे पहले चैप्टर की अगर हम बात करें वास्तविक संख्या, ठीक है, तो वास्तविक संख्या का जो पहला एक्सरसाइज है, ठीक है, प्रश्नावली 1.1, ये नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पूरे एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि ये इस बार सिलेबस में नहीं है, कोविड के ध्यान में देखते हुए, ठीक है। प्रश्नावली 1.2 में आते हैं। 1.2 से पहले एक उदाहरण नंबर 7वां, उदाहरण नंबर 8वां इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप ज़रूर करना। अब ये आपके सिलेबस में है, और उदाहरण नंबर 5वां, और सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 5वां, ठीक है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है और ये वाला भी। क्लियर, 1.2 भी हो गया। फिर अगर हम बात करें √3 का परिमेय संख्या, √2 का परिमेय संख्या, तो हर क्वेश्चन की तरफ से एक तरीके से होता है। तो प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला, ठीक है, इसको ज़रूर करके जाना। सो ये भी हो गया। और प्रश्नावली 1.4 का नहीं है आपके सिलेबस में इस बार, ठीक है, तो ये भी नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 में आते हैं बेसिक्स, कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है ये देखना होगा। और अगर हम बात करें प्रश्नावली 2.1, इसको पूरा पढ़ना है, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं प्रश्नावली 2.2 की, तो 2.2 पूरा ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा चौथा ज़रूर कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार आता है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5वां कर लेना, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सब आपके सिलेबस में नहीं है इस साल, ठीक है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैंने बोला उतना ही करना है, ठीक। प्रश्नावली 3.1 में चैप्टर नंबर 3 में आते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, ज़रूर मिलेंगे। और इसका जो उदाहरण है बेटा, इसमें एक उदाहरण होगा, उदाहरण नंबर 4, ग्राफ की मदद से हल करना है ना रैखिक समीकरण को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको ज़रूर कर लेना। और प्रश्नावली 3.2 की अगर मैं बात करूं, तो संगत असंगत छांटते हैं कैसे ना, पता करना, तीसरा ज़रूर कर लेना। और ये जो उदाहरण नंबर 7वां है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उदाहरण नहीं, क्वेश्चन नंबर 7वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लेना। प्रश्नावली 3.3 का ये दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें 30 के ना प्रश्न के 3 के कुछ पार्ट्स हैं, ये सारे इम्पॉर्टेंट है, ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक। और एक क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 11, ठीक है, 2 व्यक्तियों की आय वाला प्रश्न, ये काफ़ी एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। आपके सिलेबस में इस बार वज्रगुणन विधि नहीं है, तो सिर्फ क्या विधि है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि है, तो इसको ज़रूर देख लेना। 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये तीसरा प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 अंकों की संख्या वाला, ठीक है, इसको ज़रूर कर लेना अच्छे से, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 15 और 16 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 3.5 में क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा इम्पॉर्टेंट, इसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको ढंग से करना है, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। और क्वेश्चन नंबर चौथा और 5वां इम्पॉर्टेंट, ये बड़े नंबर में आ सकते हैं, चौथा 5वां, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आते हैं उदाहरण नंबर 19, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बड़े नंबर में आ सकता है। इसके करने के बाद प्रश्नावली 3.6 में अगर आप कर रहे हैं, तो प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें 3 पार्ट्स हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आएगा तो 6 नंबर में आएगा, दूसरे और तीसरे में से ये आएगा तो 4 नंबर में आ सकते हैं, बाकी दूसरा तीसरा 6 नंबर में आ सकता है, और पूछा जाता है बार बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट।
चौथे चैप्टर में द्विघात समीकरण है या नहीं, ये चीज़, ठीक है, तो देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्नावली 4.2 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का अगर मैं बात करूं, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये तीसरे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये छठा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट छठा वाला, ठीक है, ये आ सकते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरे से लिख लीजिए। उदाहरण नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्नावली अगर 4.3 की बात करूं, सो क्वेश्चन नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला, और चौथा इंपॉर्टेंट है, ये हो गया, चौथा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 8वें से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर ये 10वां है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लेना। और फिर मैं अगर मैं बात करूं, उदाहरण नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, मूलों की प्रकृति पर। और प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, इसमें 3 पार्ट है, 2 पार्ट है, ये ज़रूर कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। 5वें चैप्टर में आ जाओ। 5वें चैप्टर में बेटा सार्वधातुक श्रेणी है या नहीं है, वो तो बेसिक चीज़ है, वो तो पता ही होगा। प्रथम पद कौन सा है, सार्वधातुक डी कौन सा है, ये तो कर ही लेंगे आप, है ना, बेसिक। 5.2 पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कुछ एक आध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर दूसरे में ये 2 पार्ट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये 5वां क्वेश्चन है। ये चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कौन सा पद 78 है, इसमें श्रेणी में कितने पद हैं, एपी का एक पद -150 है या नहीं है, क्यों है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 11वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मोस्ट, ठीक है, 13वां इंपॉर्टेंट है, 15वां इंपॉर्टेंट है, तो 17वां इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अगर बात करें 5.3 में, सो ये दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है, छठा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, 9वां इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका 11वां इंपॉर्टेंट है, और 13वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये कोविड को देखते हुए सिलेबस से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाओ। त्रिभुज, जो बच्चे पता नहीं क्यों इस चैप्टर से बहुत डरते हैं, तो प्रश्नावली 6.1 पूरा करके जाना है, इसमें से छोटा नंबर का क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसको प्रूफ करना आपको आना चाहिए 6.1, ठीक है। थेल्स प्रमेय को प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आ जाता है, तो ये मैंने सब पहले ही पढ़ा रखे हैं, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। 6.2 भी प्रूफ में आ सकता है, ठीक है। और इससे संबंधित प्रश्न की अगर मैं बात करूँ, तो 6.2 का पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें 2 पार्ट्स हैं, हर बार आता है। और उसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9वां या फिर 10वां हर बार आता है, हर बार मॉडल पेपर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। प्रमेय सारे पढ़ने, प्रमेय अगर आप नहीं समझोगे तो क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे, तो ये तो प्रमेय तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही है। उसके साथ साथ मैं अगर उदाहरण नंबर 7 हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो जाएगा। 6.3 में ये नंबर 1 नंबर में आ सकता है, समरूप है या नहीं है, तो ये देख लीजिएगा 1 नंबर वाला। और ये फिर दूसरा क्वेश्चन, ये चित्र वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 9, पहले त्रिभुज को समरूप दिखाना है और फिर संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13, ये बार बार आते हैं। फिर प्रश्न 6.4 है प्रश्नावली, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, 8 और 9 यहाँ से कोई सा भी आएगा तो वो 1 नंबर में आएगा, और आएगा ही आएगा, हर साल आता है, ठीक है, ये देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आते हैं, प्रमेय 10.8 प्रूफ करने के लिए, तो ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है। अब कुछ उदाहरण हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आते हैं। तो जैसे उदाहरण नंबर ये 13 आपने देखा भी होगा कई बार मॉडल पेपर में, पिछले साल के पेपर में,
बार बार आता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बड़े नंबर में, ठीक है। और उसके साथ साथ उदाहरण नंबर 14 ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। और 6.5 का ये क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सा पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा, ये कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है चौथा या पांचवा, दो नंबर में, 2 नंबर के प्रश्नों में आ सकता है। और एक क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, क्या पता आ जाए 11 नंबर, ठीक है, 3 नंबर में आ सकते हैं। अब बड़े नंबरों में बात करें तो 14वां और 15वां क्वेश्चन और ये 16वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग फंस ही जाता है हर बार, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है 14, 15, 16, 14, 15, 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर कर लेना। चैप्टर नंबर 7 में भुज क्या होती है, कोटि क्या होती है, ठीक है, केंद्र क्या होता है, ये सब 1 नंबर में आ सकता है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी संरेख, तो ठीक है, समदूरस्थ, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, संरेख है या नहीं है, ठीक है। चतुर्भुज के प्रकार, 4 बिंदु दे रखा होगा, किस तरीके के चतुर्भुज हो सकते हैं, ये आ सकता है। और बेटा ये 7 से लेकर 10, ये मैं क्या बताऊँ, ये मैं गारंटी दावा कर सकता हूँ मैं ठोक के कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। ये चारों इम्पॉर्टेंट है, अब ये नहीं बोलूँगा कि ये ही आएगा, नहीं, यहाँ से कोई सा भी आ सकता है। 7, 8, 9, 10, ये 4 प्रश्न से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा 100%, ठीक है। फिर 7.2 पे आ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 और 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 10वां इम्पॉर्टेंट है और 8वां इम्पॉर्टेंट है। 4, 5, 8, 10, बस इनको ज़रूर करके जाओ, बाकी तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है, ये सब सिलेबस में नहीं है। 8वें चैप्टर पे आ जाओ, त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बता रहा हूँ। 8.1 का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट। 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1, 4, 6, 10, दैट्स इट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8.2 पे आओ, ये टेबल आपको याद होनी ही चाहिए बेटा, अगर अभी तक याद नहीं किया तो फटाफट कर लो। उदाहरण नंबर 8, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 7 और 8 इम्पॉर्टेंट है, इनको कर लेना। प्रश्नावली 8.2 की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से कोई सा भी पूछ सकता है, कोई सा भी, और यहाँ से भी कोई सा भी आ सकता है MCQs फॉर्मेट में, ठीक है, सही विकल्प चुनिए। और ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट, ठीक है। 8.3 सिलेबस में नहीं है आपके इस बार 2020 में, तो इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1 भी नहीं पढ़ना है, 2 भी नहीं पढ़ना है। 4 का ये जो जितने भी 4 पार्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनमें से आ ही जाता है, पूछा ही जाता है, ठीक है। और आपको तो पता ही होगा, इतने सालों से देखते आ रहे हो, सभी ने बोल दिया होगा कि ये जो 5 क्वेश्चन के जो 10 पार्ट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिपीट होता है ये दूसरा क्वेश्चन और ये छठा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं यही है, दूसरा, छठा और ये 8वां सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो ये 3 तो बना ही लेना, बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कोई से भी आ सकता है, तो लेकिन सबसे ज़्यादा ये 3 आते हैं, इनको ज़रूर करो। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्न है, तो उदाहरण नंबर 2 6 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में आ सकते हैं, इसको ज़रूर कर लो। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 7, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रश्नावली 9.1 में दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और छठा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये जो छठा प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर अगर मैं बात करूँ, ये 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। और बहुमंजिल वाला एक प्रश्न होगा बेटा, उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। हाँ, ये 9वां क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर ये 15वां है, 16वां, 15वां 16वां सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है, इनको ज़रूर कर लेना, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। 10वें चैप्टर पे आ जाओ, प्रश्नावली 10.1 पूरा करना है, पूरा ही करना है, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है,
ठीक है, छोटी सी प्रश्नावली, इसमें कोई सा भी आ सकता है। इस प्रमेय 10.2 को प्रूफ करने के लिए आ जाता है, ये मैंने ऑलरेडी प्रूफ करा रखा है। 10.1 को भी प्रूफ करा रखा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आता है 2-3 नंबर में प्रूफ करने के लिए। उदाहरण की बात करूँ, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण की तो मैंने सीरीज़ करा रखी है, सारे उदाहरण एक चैप्टर में सब करा रखे हैं। उदाहरण नंबर 2 बड़े नंबर में आता है प्रूफ करने के लिए। उदाहरण नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों में से कोई से भी क्वेश्चन आएगा बड़े नंबर में आएगा। ठीक है, प्रश्नावली 10.2, ठीक है, ये वाला प्रश्न, ये चित्र वाला, ये चित्र वाला और ये चित्र वाला, सबसे ज़्यादा इन दोनों में से तो एक आएगा ही आएगा। ये जो 2 क्वेश्चन बोल रहा हूँ नहीं, मेरी गारंटी है इन दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा 100%। उसके साथ साथ ये 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और 10वां आएगा तो सीधा सीधा 2 नंबर में आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है 2 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, और अगर ये वाला किया है आपने ना, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ये 11वां है। इतना करने के बाद थोड़ा सा आगे और करना पड़ता है 11वें में। ठीक है, 12वां भी आ सकता है, 12वां कैलकुलेशन है, 12वां मैंने जब बोर्ड एग्ज़ाम दिया था तब आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 11.1 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ पहला वाला क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट है मोस्ट। और 11.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में आ जाओ तो 12.1 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला उदाहरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पाई क्या होता है, परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं, ये पता होगा। ठीक है, ये कार वाला जो क्वेश्चन है और ये 5वां क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, कार वाला क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आ सकता है। फिर मैं उदाहरण की बात करूं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 12.2 का पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी चित्र वाला घोड़ा वाला इम्पॉर्टेंट है, और ये ब्रुज वाला इम्पॉर्टेंट है, और ये 13वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिज़ाइन वाला। ये क्वेश्चन बड़े मार्क्स में आ जाता है, उदाहरण नंबर 4, ठीक है, बड़े नंबर में आता है काफ़ी, और ये उदाहरण नंबर 6 भी बड़े नंबर में आता है। ठीक है, बाकी बेटा मैं बताऊंगा, ये जितने भी चित्र वाले प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकते हैं, कोई सा भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी आ ही रखा है बोर्ड एग्जाम में, तो इसमें तो बेटा सारा ही करके जाना है। ये वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये ट्रैक वाला, अब सारे ही इम्पॉर्टेंट है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, और फिर ये वाला इम्पोर्टेंट है ना, ये और ये भी। तो बेटा चित्र वाले तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, ये तो करना है, मैं ये नहीं कह सकता ये है ये नहीं है, बस सूत्र आपको अच्छे से पता हो और कैलकुलेशन अच्छे से पता हो। चैप्टर नंबर 13 पे आ जाओ। 13 में अगर आते हैं तो मैं बात करूँगा, उदाहरण नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और 13.1 का पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, और 9वां क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, ये देख लेना। फिर 13.2 की बात करें तो 13.2 के लिए बेटा तीसरा चौथा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये ज़रूर कर लेना। एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, तो ये पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और तीसरा चौथा इम्पॉर्टेंट है, तीसरा चौथा में से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये 7वां क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और शंकु आपके सिलेबस में नहीं है, ये चिन्ह, शंकु बोलो, चिन्हक आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये छोड़ सकते हो। फिर अब आते हैं आप बेटा आपके सिलेबस में 14.1 में अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो पहला और तीसरा इम्पॉर्टेंट। माध्य निकालने की 2 विधि हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि आपके सिलेबस में है और एक कल्पित माध्य विधि सिलेबस में। पग विचलन आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो मत करना। फिर बहुलक निकालने के लिए एक क्वेश्चन कर लेना बेटा, उदाहरण नंबर 5, हर साल आता है बहुलक निकालने के लिए, सबसे आसान है, हर साल आता है, हर साल गारंटी, ठीक है। तो बहुलक के लिए क्वेश्चन बहुत हो गया। फिर आते हैं बेटा माध्यक निकालने में, तो माध्यक निकालने के लिए ये उदाहरण नंबर 8वां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना।
एक क्वेश्चन आ सकता है माध्यक, बहुलक और माध्यमिक संबंध, तो इसको याद कर लो, इस पर छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, प्रश्न 14.3 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 उदाहरण तो वो हो ही चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल देखो थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, 126 फिर 127 है ना, तो इसलिए दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट। बाकी तोरण आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तोरण नहीं करना है। फिर आते हैं प्रायिकता। प्रायिकता की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, एक तो ताश हो गया, एक कॉइन हो गया और एक पासा हो गया, इन तीनों से प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इनको तो करना ही करना है, और जो बेसिक्स हैं उसको आपको पता ही होना चाहिए। और प्रश्नावली 15 का क्वेश्चन नंबर 1, ये जितने भी पार्ट्स हैं सारे इम्पोर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, 5वां इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पहले मैंने मार्क कर ही रखा 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद अगर एक क्वेश्चन यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, और जो ऐच्छिक प्रश्नावली ना वहाँ से भी लेना पड़ेगा, यहाँ से 3रा और 4था क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी के इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हो ना तो आप एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे। ठीक है, यहाँ ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, और यही क्वेश्चंस बार बार आते हैं। एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। अगर मैं यूपी बोर्ड्स की वीडियो पे अपलोड कर रहा हूँ ना तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है, उनको भी देखा करो। ठीक है, वो उनका सिलेबस और आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है। ठीक है, हालांकि उनके कुछ चैप्टर्स कम है, लेकिन जो चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ वो तो है ना आपके सिलेबस में, उनको तो पढ़ लो, वो आपके लिए ही काम करेगा। आप पढ़ते ही नहीं हो, तो इन चीज़ों को फॉलो करो, और लिंक्स देखना डिस्क्रिप्शन पे। क्लास 11-12 की मैथमेटिक्स भी आपको इसी चैनल पर आगे फ्यूचर में मिलेगी।